दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबुक में स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 11 केमिस्ट्री का जो चैप्टर है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो 11 चैप्टर है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और इसी वीडियो के एंड में हम आपको इसके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो भी बताएंगे। ठीक है, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी केमिस्ट्री की, उसमें हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इजली इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने केमिस्ट्री का सिलेबस बनाया था लगभग 2 महीने पहले, तो उसमें बताया था कि जो एस ब्लॉक है और पी ब्लॉक, इन दोनों में से मिला के टोटल 11 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो एस ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल चुका हूँ। अब पी ब्लॉक के क्वेश्चंस आप देख लीजिए। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वही लिए हैं। इसके वीडियो के एंड में मैं आपको इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच जाते हैं इन क्वेश्चंस के अलावा, वो भी बता दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट अबाउट द पैटर्न ऑफ वेरिएशन इन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ। फर्स्ट है बोरोन से थेलियम और सेकंड है कार्बन से लेड। हमें ये बताना है कि जब बोरोन से थेलियम की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किस तरीके से वेरी करता है। और सेकंड पार्ट में बताना है कि जब कार्बन से लेड की तरफ जाते हैं तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किस तरीके से वेरी करता है। तो इसके आंसर देख लीजिए एक एक करके। फर्स्ट का जो आंसर है, तो जो बोरोन जो है ग्रुप 13 का हेड है। ठीक है, और जो थेलियम है ग्रुप 13 का 5th मेंबर है। 6th मेंबर जो है रेडियो एक्टिव है, और ग्रुप 14 का भी 6th मेंबर रेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है, इन्हीं 5 एलिमेंट्स के बारे में बात हो रही है जब बोरोन से थेलियम में जाते हैं। तो जो ग्रुप 13 है वो जनरली कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 और +3। और जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो +1 जो स्टेट होता है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं। ठीक है, इसलिए मेनली जो है नीचे की तरफ +1 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। और वहीं पे उसी के हिसाब से देख लीजिए, गैलियम जो है वो अनस्टेबल है, इंडियम जो है स्टेबल है, थेलियम जो है वो वेरी स्टेबल है। ठीक है, यानी गैलियम, इंडियम और थेलियम तीनों +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक अनस्टेबल है, एक फेयरली स्टेबल और एक वेरी स्टेबल है। ठीक है, और जो स्टेबिलिटी है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की, और डाउन द ग्रुप जाने से डिक्रीज होती है। तो की क्या है इन सब पॉइंट्स का, कि डाउन द ग्रुप जब जाते हैं, यानी कि बोरोन से जब थेलियम की तरफ जाते हैं तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा होती जाती है, या फिर बोल सकते हैं कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल हो जाता है। और वहीं उसका उल्टा, यानी कि +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लेस स्टेबल हो जाता है। ठीक है, स्टेबिलिटी +1 की इंक्रीज हो जाती है और +3 की डिक्रीज हो जाती है। ये देख लीजिए, यहाँ पे ग्रुप 13 के एलिमेंट है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट बोरोन और एल्यूमिनियम +3 शो करते हैं, गैलियम, इंडियम और थेलियम +1 भी करते हैं और +3 भी करते हैं। ठीक है, चलते हैं सेकंड पार्ट के। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 शोज +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है वो +2 और +4 दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है लेस स्टेबल हो जाता है। क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। और जो स्टेबिलिटी है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की वो इंक्रीज हो जाती है जब नीचे जाते हैं। तो इस बात का भी यही की है कि +2 जो है डाउन द ग्रुप जाने पे स्टेबल हो जाता है, और +4 जो है वो लेस स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए 14 ग्रुप 14 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। कार्बन है, सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर SN है ये टीन, और PB है ये लेड। कार्बन और सिलिकॉन बस +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और जो बाकी तीनों है वो +2 भी करते हैं और +4 भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इससे मिलता जुलता एक जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस पेपर जो था आपके उसमें भी आया था। तो ये आप क्वेश्चन याद कर लीजिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है, सेकंड है, हाउ विल BCl3 एंड CCl4 बिहेव विद वाटर, जस्टिफाई। यानी जो बोरन क्लोराइड है, जिसको बोरिक एसिड भी कह लेते हैं, नहीं ये बोरन क्लोराइड है, और ये CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, जस्टिफाई करना है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट जो चैप्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें रिएक्शंस है, आपको रिएक्शंस पता होनी चाहिए।
जैसे बोरोन जो है ग्रुप 13 का एलिमेंट है और कार्बन ग्रुप 14 का। तो ग्रुप 13 और 14 के एलिमेंट जो है वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये सब क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं BCl3 का। तो BCl3 जो है एक लुईस एसिड है, ठीक है, इसलिए बहुत ईजिली जो है हाइड्रोलाइसिस हो जाता है इसका, और रिजल्ट में क्या होता है, बोरिक एसिड फॉर्म होता है। या रिएक्शन दिए वाटर के साथ रिएक्ट करके HCl प्लस बोरिक एसिड फॉर्म करता है। लेकिन जो CCl4 है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, क्यों देख लेते हैं। CCl4 जो है पूरी तरीके से हाइड्रोलाइसिस को रेजिस्ट करता है, यानी कि नहीं होता है उसमें हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि कार्बन देख लीजिए, कार्बन के पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता वाटर से, क्या बनाने के लिए, इंटरमीडिएट बनाने के लिए। ठीक है, आपको पता हो कार्बन क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सके वाटर से, इसीलिए जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो सेपरेट लेयर्स बना लेते हैं और कोई रिएक्शन नहीं होती। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। ये आपकी NCERT में जो रिएक्शन दे रखी है ग्रुप 14 एलिमेंट्स की विद वाटर, वहाँ पे लिख रखा है कि जो कार्बन है वो रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट रिएक्शंस टू जस्टिफाई एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम। एम्फोटेरिक आप पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता होगा। एम्फोटेरिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। ठीक है, यानी कि दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो शो करता है। एल्यूमिनियम है जैसे, वो एसिड और बेस दोनों में डिसॉल्व हो जाता है और क्या शो करता है, एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है, किस तरीके से देख लीजिए, एसिड के साथ यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके साथ रिएक्ट करके उसके साथ भी रिएक्ट कर रहा है, और जो स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH उसके साथ भी रिएक्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। ठीक है, तो इस तरीके की रिएक्शंस भी आपको पता होनी चाहिए, ये बुक में आपके NCERT में दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ये भी NCERT से ही लिए गए हैं, क्योंकि जो आपका पेपर है वो NCERT पे बेस्ड होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स? आर BCl3 एंड SiCl4 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स है वो क्या होते हैं, और BCl3 जो है और SiCl4 यानी कि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड और BCl3 ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो है या नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं होता क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो वो कंपाउंड जिसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका जो ऑक्टेट है वो पूरा नहीं होता। ठीक है, यानी कि उसको और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। ठीक है, यानी कि जो सेंट्रल एटम है वो बॉन्ड बनाने के बाद भी जो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो नोबल गैस वाली नहीं बन पाती, यानी उसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाता। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। डेफिशिएंट यानी कमी, और इलेक्ट्रॉन की कमी यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो फर्स्ट पूछा गया था कि BCl3 जो है या नहीं। तो देख लीजिए, बोरन की जो वैलेंसी आपको पता है, बोरन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 3 होते हैं। ठीक है, जब ये 3 Cl3 यानी कि 3 जब क्लोरीन एटम्स के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, तब भी जो इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 3 से 6 हो जाते हैं। 3 से 6 तो हो जाते हैं, लेकिन उससे क्या है, इसकी जो आप बोल सकते हैं कि ऑक्टेट है वो पूरा नहीं होता, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इसने बॉन्ड बना लिया, जब बॉन्ड बना लिया उसके बाद भी इसके इलेक्ट्रॉन्स हुए मैक्सिमम 6, इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन कम है इसके ऑक्टेट पूरा होने से, इसलिए जो बोरोन है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। ठीक है, सेकंड आपसे पूछा था कि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है या नहीं। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, जब ये 4 क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसके जो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं वो 4 से बढ़ के 8 हो जा रहे हैं, यानी कि जो इसका ऑक्टेट है वो पूरा हो गया, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में हमारा, इसको हम अच्छे से समझाएंगे, इसके बाद जो कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, 5th क्वेश्चन है, इफ़ बोरोन क्लोरीन बॉन्ड हैज़ ए डाइपोल मूवमेंट एक्सप्लेन वाई BCl3 मॉलिक्यूल हैज़ 0 डाइपोल मूवमेंट। बोरोन और क्लोरीन का जो बॉन्ड होता है उसमें डाइपोल मूवमेंट होता है,
लेकिन जो BCl3 मॉलिक्यूल है उसका डाइपोल मूवमेंट 0 है। ऐसा क्यों, ये हमको बताना है। आपको पता होगा बोरॉन और क्लोरीन, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें बहुत डिफरेंस है। मैंने दिखाने के लिए आपको फ़ोटो भी लिया NCERT से, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पे बोरोन, इसकी देख लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2, और यहाँ पे है हमारा क्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3। तो इसमें देख लीजिए बहुत डिफरेंस है। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए जनरल आइडिया कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, इन सभी एलिमेंट्स की, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन। ठीक है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देख लीजिए आप, एक का डिफरेंस है लगभग पॉलिंग स्केल के हिसाब से, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए क्या होता है कि जब बोरॉन और क्लोरीन का बॉन्ड बनता है तो वो पोलर नेचर का होता है, यानी कि पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, इसलिए पोल्स क्रिएट हो गए, पोलर नेचर का हो गया। लेकिन जो BCl3 है वो नॉन पोलर है। क्यों? क्योंकि उसका जो शेप है वो ट्राइगोनल प्लेनर है। ये भी मैं आपको दिखाने के लिए इस वीडियो में लाया हूँ, ट्राइगोनल प्लेनर। ये जो 4th चैप्टर था मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, उसमें आपने देखा होगा इस तरीके का कुछ शेप है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, आपके NCERT में दिया हुआ है 4th चैप्टर जो था आपका उसमें। ठीक है, इस BCl3 नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि जो इसका शेप है वो ट्राइगोनल प्लेनर है, जिसकी वजह से क्या है, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। ठीक है, सिमेट्री हो जाती है इसकी, इसलिए जो इसके डाइपोल मूवमेंट्स है बोरॉन और क्लोरीन बॉन्ड के बीच में, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जब कैंसिल कर दिया तो जो डाइपोल मूवमेंट हो गया वो क्या हो गया, 0। ठीक है, तो अगर आपको पेपर में आएगा तो 3 मार्क्स का मैक्सिमम आ सकते क्वेश्चन, तो ये आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए इस चैप्टर में। और पहले आप ये देख लीजिए, इसका आपको आइडिया होना चाहिए कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है P ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, फर्स्ट मेंबर कौन कौन है, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, और ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा और क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, देख लीजिए आप, ये भी NCERT में टेबल दी हुई है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर आपको इसका पता है, वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि किस ट्रेंड से जो है ये इनकी प्रॉपर्टीज जो है इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेंसिटी दिया है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, वो ग्रुप 13 एलिमेंट्स का था, अब ये है ग्रुप 14 एलिमेंट्स का। ये भी NCERT में दिया हुआ है, वही चीज़ें हैं। आपको ट्रेंड याद होना चाहिए कि किस तरीके से वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके के क्वेश्चन आने बहुत चांसेस है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जैसे ये NCERT का ही मैंने एक एग्जाम्पल उठाया, एक क्वेश्चन उठाया है। यहाँ पे देख लीजिए 7 पार्ट्स हैं, इसमें गिव रीज़न देना है आपको। तो मैंने जो आपका केमिस्ट्री का पेपर दिखाया था उसमें बताया था कि बहुत सारे पार्ट्स आ रहे हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है तो उसमें 2-2 पार्ट्स हैं, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है तो उसमें 3 पार्ट्स हैं या 2 पार्ट्स हैं, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया गया है। ठीक है, तो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। इन सब का रीज़न जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा जो कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं जैसे ग्रेफाइट, फुलरीन और डायमंड, ये 3 है, इनका जो डिफरेंस है इनके बीच में, इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से या इनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ये क्वेश्चन भी आ सकता है। जो आपका सैम्पल पेपर था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था कि डायमंड और ग्रेफाइट है, उसमें आपको डिफरेंस एक्सप्लेन कर रहा था, किसके बेस पे, उनके स्ट्रक्चर के बेस पे। ठीक है, और बोरॉन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि उसके एनोमलस बिहेवियर से रिलेटेड आ सकते हैं। सैम्पल पेपर में लिथियम से आया था जो S ब्लॉक का है। ठीक है, तो P ब्लॉक से बोरॉन या फिर कार्बन, इन दोनों में से किसी एक का एनोमलस बिहेवियर पूछा जा सकता है। और इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कंप्लीट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन दे दी होगी, रिएक्टेंट दे दिए होंगे, प्रोडक्ट आपको बताना होगा और वो भी बैलेंस करके। ठीक है, और इसके अलावा देखिए कुछ और चांसेस हैं, सबसे ज़्यादा चांसेस है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के। आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। ठीक है, ग्रुप 13 हो या फिर ग्रुप 14,
अगर आपको उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पता है तो उसमें से रिएक्शन से अगर कोई भी पूछेगा तो आप इजीली कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे होप आपने समझ लिए होंगे, और मैंने आपको सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जितने भी इस चैप्टर में से आ सकते हैं वो आपको बता दिए। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।